नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी हब पर। दोस्तों मैं हूं राकेश सिहाग। आज हम बात करने वाले हैं 3 जनवरी के करंट अफेयर के बारे में। हमेशा की तरह वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बस आपको अंत तक बने रहना है। साथियों, आज हम जो वीडियो करेंगे उसमें बहुत अच्छे से फैक्ट मैं आपके लिए लेके आया हूं, बस आप इंतजार करते रहिए, लास्ट तक वीडियो देख लीजिए, बहुत अच्छा आपको कंटेंट मिलेगा। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं 3 जनवरी के करंट अफेयर के बारे में। और साथियों साथियों, इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, कल मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसके आंसर के बारे में। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक द्वारा हाल ही में लॉन्च पुस्तक जिसका नाम है सूत्र निवेदनाची सूत्र एक अनुभव, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर रूपाचारी। आपने सही आंसर दिया था साथियों, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डॉक्टर रूपाचारी। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरपर्सन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यानी भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यानी कहने का मतलब सीईओ के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? भारतीय रेलवे बोर्ड में नए चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो नियुक्त हुए हैं साथियों, वो हुए हैं सुनीत शर्मा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। सुनीत शर्मा को भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। अब हम बात करते हैं भारतीय रेलवे बोर्ड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको जाननी जरूरी हैं। देखिए, भारतीय रेलवे मणिपुर राज्य में दुनिया का सबसे लंबा 703 मीटर पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है। और प्यारे साथियों, इस ब्रिज की जो ऊंचाई है वो 141 मीटर है। इस ब्रिज की ऊंचाई कितनी है? 141 मीटर। दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज, दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज। पियर ब्रिज का मतलब ये जो नीचे पिलर आपको लगे होते हैं ना, वो पिलर, उसको बोलते हैं पियर ब्रिज। तो सबसे लंबा पियर ब्रिज आपका बन रहा है मणिपुर के अंदर। किसके द्वारा बनाया जा रहा है? भारतीय रेलवे के द्वारा बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई 703 मीटर और इसकी ऊंचाई कितनी है? 141 मीटर। ये जो पियर है इसकी ऊंचाई कितनी है? 141 मीटर है। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है, भारतीय रेलवे ने वर्ष 2030 तक हरित रेलवे या फिर शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2030 तक रेलवे क्या हो जाएगा? हरित हो जाएगा। कहने का मतलब उससे कार्बन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, शून्य कार्बन निकलेगा, है ना। यह लक्ष्य रखा है भारतीय रेलवे ने। बिहार में स्थित मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री के द्वारा निर्मित 12,000 HP के पहले मेड इन इंडिया इंजन का भारतीय रेलवे ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया था हाल ही में बिहार में जो आपकी मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री है उसने 12,000 HP का मेड इन इंडिया इंजन बनाया था और उसका भारतीय रेलवे ने सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिया है। भारतीय रेलवे का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहां पर स्थापित किया गया है? साथियों ध्यान रखना, भुवनेश्वर के अंदर स्थापित किया गया है। भारतीय रेलवे का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, यानी जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, कचरा जो होता है, उससे क्या बनेगी? एनर्जी बनेगी। ये भारतीय रेलवे ने किया है और भारतीय रेलवे का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भुवनेश्वर के अंदर है। रेलवे का लक्ष्य 2022 तक 100% विद्युतीकरण प्राप्त करना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2022 तक 100% क्या हो जाएगा? विद्युतीकरण हो जाएगा। ये लक्ष्य रखा है भारतीय रेलवे ने। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कोविड-19 टीका WHO से सत्यापन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला टीका बन गया है? WHO से सत्यापन प्राप्त करने वाला कौन सा कोविड-19 का टीका बना है? तो प्यारे साथियों, उसका नाम है फाइजर बायोएनटेक। फाइजर बायोएनटेक नाम का जो टीका है उसने WHO से सत्यापन प्राप्त कर लिया है। WHO ने कहा है कि ये बिल्कुल प्रभावी है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये हम इसका उपयोग कर सकते हैं, फाइजर बायोएनटेक का। अच्छा, फाइजर बायोएनटेक को किसने बनाया? तो फाइजर और बायोएनटेक दो कंपनी है। फाइजर कंपनी अमेरिका की है, बायोएनटेक कंपनी है जर्मनी की, दोनों ने मिलकर के बनाया है। अच्छा, फाइजर बायोएनटेक को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना था? तो इस फाइजर बायोएनटेक को मंजूरी देने वाला पहला देश बना था आपका ब्रिटेन, जो हाल ही में बना था कुछ दिन पहले। लेकिन किसी भी प्रकार की कोविड-19 के टीके को मंजूरी देने वाला पहला जो देश बना था वो रूस बना था। उसने किसको दिया था
मंजूरी स्पुतनिक 5 को दिया था। स्पुतनिक 5 जो है ना वो रूस का टीका है। किसका टीका है? रूस का। और इस रूस ने बहुत पहले ही इस स्पुतनिक 5 को मंजूरी दे दी थी उपयोग की। लेकिन फाइजर बायोएनटेक की अगर पूछे तो फाइजर बायोएनटेक को सबसे पहले उपयोग करने की मंजूरी दी थी ब्रिटेन ने। अच्छा, कोविड शील्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये जो कोविड शील्ड है साथियों, इस कोविड शील्ड का जो निर्माण किया जाएगा वो सीरम इंस्टीट्यूट भारत के द्वारा। इसके साथ साथ सीरम इंस्टीट्यूट भारत ने किसके साथ समझौता किया है? एक तो आपकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है और एक आपका एस्ट्राजेनेका नाम की जो कंपनी है। इन तीनों ने मिलकर के इस कोविड शील्ड के निर्माण की क्या किया है? बीड़ा उठाया है। अच्छा, स्पुतनिक 5 का भी क्या है? हमारे भारत के अंदर ही क्या होगा? निर्माण होगा। कौन सी कंपनी के द्वारा? हेटेरो बायोफार्मा। हेटेरो बायोफार्मा आपकी हैदराबाद में स्थित है। कहां पर स्थित है? हैदराबाद में। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए यहां पर हम बात करते हैं WHO की। तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है। इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस एधानोम और उप महानिदेशक हैं सौम्या स्वामीनाथन, जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। और इसके एक उप महानिदेशक और हैं जिनका नाम है जेन एलिसन। अच्छा, WHO के अंदर, सॉरी WHO नहीं, वो UN है। UN के अंदर हमारे जो स्थायी प्रतिनिधि हैं वो कौन है? TS त्रिमूर्ति। UN के अंदर स्थायी प्रतिनिधि कौन है? TS त्रिमूर्ति, है ना। ये बात पे आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने भारतीय कृषि का अपनी तरह का पहला और सबसे बड़ा आभासी एग्री इंडिया हैकाथॉन का उद्घाटन किया है? अपनी तरह का पहला और सबसे बड़ा भारतीय कृषि का एग्री इंडिया हैकाथॉन का उद्घाटन किसने किया? तो साथियों ध्यान रखना, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका उद्घाटन किया है। जो भारत का सबसे बड़ा भारतीय कृषि की तरफ की अगर हम बात करें, भारतीय कृषि का अपनी तरह का सबसे बड़ा और सबसे पहला आभासी एग्री इंडिया हैकाथॉन का उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। और ये केंद्रीय कृषि मंत्री, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने भारतीय विरासत संरक्षण के लिए किसकी अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति का गठन किया है? साथियों, एक सलाहकार समिति गठित की गई है। किसके संरक्षण के लिए? भारतीय विरासत संरक्षण के लिए। भारतीय विरासत जैसे आगरा का किला हो गया, है ना, लाल किला हो गया, ये जो विरासत है भारत की, इन भारतीय विरासत के संरक्षण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने एक सलाहकार समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष बने साथियों शांतनु चौधरी। कौन बने हैं? शांतनु चौधरी इस सलाहकार समिति के अध्यक्ष बने हैं जो भारतीय विरासत संरक्षण के लिए काम करेगी। इसको किसने गठित किया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने इसको गठित किया है। ये बात आप ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन है कि 28 से 30 दिसंबर 2020 को भारतीय थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाणे किस देश के 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर थे? तो ध्यान रखना साथियों, 28 से 30 यानी 3 दिन के लिए जो भारतीय थल सेना अध्यक्ष हैं वो उनका नाम है मनोज मुकुंद नरवाणे। मनोज मुकुंद नरवाणे किस देश की 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर थे? तो ध्यान रखना साथियों, दक्षिणी कोरिया। कहां पर गए थे? दक्षिणी कोरिया गए थे। इससे पहले जो मनोज मुकुंद नरवाणे हैं साथियों, वो 9 से 14 दिसंबर के मध्य वो गए थे। कहां पर? 2 खाड़ी देशों के अंदर। एक तो आपका था UAE और एक आपका था सऊदी अरब और UAE 2 देशों में गए थे 5 दिन के दौरे पर। उससे पहले 4 से 6 नवंबर गए थे के बीच गए थे वो 3 दिन के लिए नेपाल। कहां पर गए थे? नेपाल गए थे। उससे 1 महीने पहले, यानी कहने का मतलब 4 से 5 अक्टूबर वो गए थे कहां पर? म्यांमार। इन्होंने 3-4 दौरे कर लिए हैं जो आपको ध्यान रखने बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आज तक किसी भी थल सेना अध्यक्ष ने दौरे किए नहीं हैं। ये पहला मतलब मौका है जब किसी थल सेना अध्यक्ष ने दौरे किए, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलिए, अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इंडियन आर्मी के बारे में। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। चीफ का नाम है मनोज मुकुंद नरवाणे। वाइस चीफ का क्या नाम है? सतिंद्र कुमार सैनी। और साथियों ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पहली बार उप प्रमुख का जो पद है वो सृजित किया गया है भारतीय
सेना के अंदर, इंडियन आर्मी के अंदर पहली बार उप प्रमुख का जो पद है वो सर्जित किया गया है। और पहले उप प्रमुख कौन बने हैं? तो परमजीत सिंह बने हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसी प्रकार से पहले सीडीएस कौन है? तो पहले सीडीएस भी विपिन रावत हैं। और दोस्तों ये जो सीडीएस जो होते हैं ना, वो क्या करेंगे? वो तीनों सेनाओं के बीच, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के बीच में क्या करेंगे? आपस में तालमेल बिठाने का काम करेंगे। अच्छा, इंडियन आर्मी की स्लोगन क्या है? इंडियन आर्मी का टैगलाइन क्या है? वो भी आपको ध्यान रखना है। इंडियन आर्मी का टैगलाइन है सर्विस बिफोर सेल्फ, सर्विस बिफोर सेल्फ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस फार्मूला 1 ड्राइवर को हाल ही में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड की उपाधि से किसको सम्मानित किया है? और वो है एक आपके फार्मूला 1 ड्राइवर। तो उनका नाम है साथियों लुइस हैमिल्टन। जहां जहां बात आएगी फार्मूला 1 ड्राइवर की, वहां वहां नाम आएगा लुइस हैमिल्टन का। इसने 2020 के अंदर 11 ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीते हैं। 11 ग्रैंड प्रिक्स, ध्यान रखना, 11 बार। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो नाइटहुड की जिसको उपाधि मिल जाती है, उसके आगे सर नाम लगना स्टार्ट हो जाता है। तो अब लुइस हैमिल्टन जो है ना, वो सर लुइस हैमिल्टन हो गए हैं, क्योंकि इनको महारानी एलिजाबेथ ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर जी को भी क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर जी को भी नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था 1915 के अंदर। 1915 के अंदर नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। लेकिन 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तब रविंद्रनाथ टैगोर ने इस नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि सेल की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? सेल की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो उनका नाम है साथियों सोमा मंडल। सोमा मंडल सेल की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि जब बात आती है पहले की, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, जब पहला एकमात्र ये नाम आ जाता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा, यहां पर हम बात करते हैं सेल की। तो सेल की फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। और इसके चेयरपर्सन का नाम है साथियों सोमा मंडल, जो हाल ही में नियुक्त की गई हैं, पहली महिला चेयरपर्सन है। अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी सदस्य के रूप में 1 जनवरी 2021 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का कौन सा कार्यकाल शुरू हुआ है? 1 जनवरी 2021 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर भारत का अस्थायी सदस्य के रूप में कौन सा कार्यकाल स्टार्ट हुआ है? तो ध्यान रखना साथियों, 8वां कार्यकाल स्टार्ट हुआ है। इससे पहले 7 बार भारत क्या है? अस्थायी सदस्य के रूप में वहां पर काम कर चुका है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर। आपको पता होना चाहिए साथियों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर 15 सदस्य होते हैं। टोटल कितने सदस्य होते हैं? 15। उसमें से 10 सदस्य तो क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, जो हर 2 साल के बाद में बदलते रहते हैं। और 5 सदस्य क्या होते हैं? स्थायी होते हैं, जिनके पास में क्या है? वीटो पावर है, जिनके पास में क्या है? वीटो पावर। ठीक है ना, ये बात पे आप ध्यान रखेंगे। हम यहाँ पर बात करते हैं यूएनजीसी की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, है ना। यूएन की बात करते हैं, यूएनजीसी की नहीं, यूएन की बात करते हैं। तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है साथियों। इसके महासचिव का नाम है एंटोनियो गुटेरस। सदस्य देश कितने हैं? तो ध्यान रखना 193 इसके सदस्य देश हैं यूएन के, संयुक्त राष्ट्र के। और संयुक्त राष्ट्र के अंदर स्थायी प्रतिनिधि भारत की तरफ से कौन है? टीएस तिरुमूर्ति, टीएस तिरुमूर्ति। ये बात पे आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, आधिकारिक भाषा कितनी है इसकी? 6 आधिकारिक भाषा हैं, अरबी, चाइनीज, फ्रेंच, इंग्लिश, रशियन और स्पेनिश। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि कितने देशों के पास में वीटो पावर है। वो 5 देश कौन से हैं जिनके पास में वीटो पावर है, उनके नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2021 को भारत और किस देश ने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो साथियों ध्यान रखना, 1 जनवरी 2021 को भारत और पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच में सिर्फ एक ही चीज का आदान प्रदान होता है, और वो है परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान। अच्छा, परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान का मतलब क्या है साथियों? 31 दिसंबर 1988 को एक संधि हुई थी, एक समझौता हुआ था। उस समझौते के तहत ये कहा गया था कि दोनों देश आपस में शांति
बढ़ाने के लिए, आपस में विश्वास बढ़ाने के लिए अपने परमाणु जो हथियार वगैरह हैं, अपने परमाणु जो प्रतिष्ठान है, अपने परमाणु जो गोदाम है, उनकी सूची एक दूसरे को देनी पड़ेगी। अभी भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं और पाकिस्तान के पास कितने परमाणु हथियार हैं, उनकी सूची एक दूसरे को क्या करनी पड़ेगी, साझा करनी पड़ेगी, एक दूसरे को आदान प्रदान करनी पड़ेगी, जिससे पता चल सके, है ना। ये विश्वास बढ़ाने के लिए किया गया था। लेकिन ये जो समझौता है ये लागू कब हुआ था, ध्यान रखना साथियों, 1991 में, 27 जनवरी 1991 को ये प्रभावी रूप से लागू हुआ था। और 1992 में 1992 में सबसे पहले परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया गया था। और ये 29वां साल है लगातार 1 जनवरी को, 29वां साल है लगातार 1 जनवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका की प्रथम महिला उप रक्षा सचिव कौन बनी है। प्रथम महिला उप रक्षा सचिव जो कौन बनी है वो आपको बताना है, अमेरिका की। साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा कैथरीन हिक्स। कैथरीन हिक्स जो है वो अमेरिका की प्रथम महिला उप रक्षा सचिव बनी है। अच्छा, एक आपको ध्यान रखना है कमला हैरिस के बारे में। कमला हैरिस साथियों पहली उप राष्ट्रपति हैं, अश्वेत उपराष्ट्रपति, पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस जो अमेरिका के अंदर बनी है ना। और हाल ही में राष्ट्रपति जो बाइडेन राष्ट्रपति बने हैं, कहाँ के, अमेरिका के। जो बाइडेन पहली बार क्या बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के। और साथियों ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति, तो ये 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। 45वें नंबर के आपके कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप थे। अच्छा ध्यान रखना 20 जनवरी के दिन ये शपथ लेंगे जो बाइडेन, 20 जनवरी के दिन क्या लेंगे, शपथ लेंगे जो बाइडेन, ध्यान रखना ये भी, ठीक है। चलिए उम्मीद कर सकता हूं आपको समझ में आया होगा। साथियों आज मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवाए, मैंने बहुत अच्छे इफेक्ट आपको बताए हैं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसी प्रकार की वीडियो आपको रोजाना मिलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप थोड़ा सा सहयोग कर दीजिए। अब चलते चलते मैं आपसे पूछता हूँ आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि भारत के पहले पोलिनेटर पार्क का उद्घाटन हाल ही में कहां किया गया। भारत के पहले पोलिनेटर पार्क का जो उद्घाटन है वो कहां पर किया गया, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, सभी के कमेंट पढ़ता हूं, रिप्लाई नहीं दे पाता उसका मैं उसके लिए समझ आऊंगा, लेकिन कमेंट सभी के पढ़ता हूं। साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।